नमस्कार, मैं हूं अमित बंसल, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सीए अमित बंसल पर। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और मैनिपुलेशन क्यों की जाती है? डेफिनेटली टैक्स को बचाने के लिए। इसे हम टैक्स इवेजन भी कह सकते हैं, टैक्स की चोरी भी कह सकते हैं। तो ये कैसे किया जाता है, आज कुछ पॉइंट्स के ऊपर हम नज़र डालेंगे और इसको रोकने के लिए डिपार्टमेंट हमेशा आगे रहता है और इसी की वजह से एक्ट्स के अंदर बार बार अमेंडमेंट आते रहते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने की बात की जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो है पैरेलल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पैरेलल बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या मतलब है? एक बुक्स ऑफ अकाउंट तो बिजनेसमैन बनाता है डिपार्टमेंट के लिए कि भाई इसमें मेरी 1 नंबर की सेल्स, 1 नंबर की परचेज और बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन सारी इसमें आएंगी। दूसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो बनाता है अपने लिए, जिसके अंदर वो कच्चे की सेल, कच्चे की परचेज, 2 नंबर की सेल, 2 नंबर की परचेज और 2 नंबर का खाता कि पैसे का लेन देन कैश के अंदर, उसकी डिटेल उसमें चल रही है। हमने तो यहाँ तक देखा है कि 2 अलग अलग टैलीज को मेंटेन किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है, पैरेलल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। तो एक तरीका ये है जहाँ पे आप सिर्फ उतना ही पोर्शन सरकार को दिखाना चाह रहे हो, डिपार्टमेंट को दिखाना चाह रहे हो, ताकि आप उतने ही पोर्शन के ऊपर अपना टैक्स पे कर सको। और एक्चुअल जो आपकी ब्लैक इकोनॉमी जो आपने जनरेट करी सेकंड पैरेलल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू, उसके थ्रू आपने काफ़ी सारा टैक्स बचा लिया और एक्चुअली में टैक्स की चोरी की। सेकंड में हम बात करते हैं अनअकाउंटेड एसेट्स। आपके पास जब कैश इकट्ठा हो जाता है तो आप काफ़ी सारी एसेट्स को अनअकाउंट कर लेते हो, यानी कि आप उसे कैश में खरीद लेते हो उन एसेट्स को और उन्हें आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर लेते ही नहीं। ज़रूरी नहीं है आपने पैरेलल बुक्स ऑफ अकाउंट्स खोली हुई है। वो पहला पॉइंट था हमारा। दूसरा पॉइंट है हमारा अनअकाउंटेड एसेट्स का। आपने एसेट्स को परचेज किया, परचेज करने के बाद उन्हें अपनी बुक्स में नहीं दिखाया। क्यों? आपने उन्हें एक प्रॉपर चैनल से परचेज नहीं किया, आपने वो एसेट जाके कैश में खरीद लिया। जैसे आप काफ़ी जगहों पे देखेंगे, घरों के अंदर लोग जो गोल्ड खरीदते हैं वो कैश में खरीद लेते हैं और उस गोल्ड को अपनी तिजोरियों में रख लेते हैं और उसके बाद उस गोल्ड के बारे में ना डिपार्टमेंट को पता होता है, ना उनकी बैलेंस शीट के अंदर शो हो रहा होता, वो कहीं नहीं शो हो रहा होता। तो ये होता है हमारा अनअकाउंटेड एसेट्स। तीसरा अगर हम देखेंगे तो जो हमने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, वो इन्वेस्टमेंट हमारी रियल एस्टेट में हो सकती है, वो इन्वेस्टमेंट हमारी शेयर्स में हो सकती है, वो इन्वेस्टमेंट हमारी गोल्ड जैसी चीज़ों के अंदर भी हो सकती है। अब रियल एस्टेट के अंदर या शेयर्स के अंदर बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है कि उन इन्वेस्टमेंट्स को करने के लिए जो बिजनेस पर्सन है वो डमी नेम्स के थ्रू बैंक अकाउंट्स खोल लेते हैं। डमी नेम कैसे? अपने ड्राइवर के नाम पे खोल लिया, अपने एम्प्लॉयज़ के नाम पे खोल लिया, अपनी फैमिली मेंबर में अलग अलग सभी के नाम पर खोल लिया और वहाँ से अपना ही पैसा रूट करके इन्वेस्टमेंट को किया, ताकि वहाँ से जो इनकम जनरेट होगी वो इनकम इनके पास अकेले एक बंदे के पास नहीं आएगी और वो अपने टैक्स स्लैब के ब्रैकेट को थोड़ा सा कम रख सकेगा, टैक्स को बचा सकेगा। और जो एग्जेम्पशन लिमिट वाला बेनिफिट है, जैसे एक वाइफ है, वाइफ की कोई इनकम नहीं है बट वाइफ ने 10 लाख रुपए की एफडी करा दी, उस 10 लाख रुपए के ऊपर 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है। अब जो वो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है वो वाइफ के पास आ रहा है, वाइफ की कोई इनकम ही नहीं है, तो वो 1 लाख रुपए टोटली टैक्स फ्री हो गया। और जबकि उसके हस्बैंड का 50 लाख रुपए का पैकेज है या 50 लाख रुपए उसकी साल की इनकम है, और अगर वो 1 लाख रुपए उसके पास आ रहा होता, उसके हस्बैंड के पास, तो उसके ऊपर 33% का टैक्स लग जाता ऑन एन एवरेज। तो आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने 33,000 को बचाने के लिए उस पैसे की इन्वेस्टमेंट को अपनी वाइफ के नाम से रूट कर दिया। बट क्या ये लीगल है या इलीगल है, अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बट ये हमारे मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के तरीके हैं। अब आप देखते होंगे जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं तो हमारा जैसे सेल्स रजिस्टर, आपने एक सेल बुक करी 1 लाख रुपए की और उसके ऊपर आपने टैक्स डिपॉजिट कर दिया, जीएसटी। थोड़े टाइम के बाद आपने देखा कि ये सेल तो मेरी B2C है, क्यों ना, और इसमें मुझे कैश भी मिला हुआ है, तो क्यों ना मैं इस 1 लाख को 10,000 की सेल में कन्वर्ट कर दूं। क्योंकि आप जीएसटी की रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते, बट हाँ आप ट्रांजैक्शन को अमेंड कर सकते हो आगे आने वाली जीएसटी की रिटर्न्स के अंदर। तो आपने उस 1 लाख रुपए की सेल को
10,000 रुपए की सेल कर दिया। जहां पहले टैक्स 18,000 बन रहा था जीएसटी का, अब वो 1800 बन रहा है। अब ये बाकी का सारा पैसा आपकी जेब में चला गया और बाकी का सारा टैक्स भी आपकी जेब में चला गया। इसके ऊपर ना तो अब आप इनकम टैक्स पे करने वाले, क्योंकि 90,000 से आपकी सेल भी कम हो गई है, तो आपका इनकम टैक्स का कॉम्प्लायंस भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो ये होती है हमारी कि हमने सेल को कम दिखाया। बहुत सारे केसेस में आप ऐसा भी देखोगे कि लोग सेल्स को ज़्यादा दिखाते हैं। सेल्स को ज़्यादा दिखाने से क्या होता है, सपोज कीजिए उनका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, या फिर दवाइयाँ हैं कुछ जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। तो इन सब प्रोडक्ट्स की सेल वो बढ़ा करके अपनी एक नंबर की इनकम को वो बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि वाइट इनकम को वो बढ़ाना चाहते हैं, और उस इनकम को वो बढ़ा लेते हैं। बढ़ाने के बाद क्या होता है, वो इधर अपने खर्चे दिखा करके उस पैसे को, जो पैसा उनका कैश में रखा हुआ था, उस पैसे को वो रूट कर लेते हैं एक बैंकिंग चैनल के थ्रू। तो ये प्रोसेस भी आपके मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आता है। जब आप सेल्स करते हैं, सेल्स आपने क्रेडिट सेल करी, क्रेडिट सेल करने के बाद आपके डेटर्स खड़े हो गए और 1 साल के बाद उस डेटर ने आपको कैश में पैसा दे दिया। अब आपने क्या किया, उस कैश में रिसीव पैसे को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं किया, उसको आपने बाहर की बाहर ही बाहर कर दिया, ठीक है, और आपने उस डेटर को बैड डेट लिख करके ख़त्म कर दिया, और उस बैड डेट का बेनिफिट आपको इनकम टैक्स में भी मिल जाएगा, उसके ऊपर आपका टैक्स भी बच गया। हालांकि इसको रोकने के लिए भी 1-2 प्रोविजन इनकम टैक्स के अंदर डाले हुए हैं, बट ये भी एक मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हिस्सा है, जिसके थ्रू आप अपनी ट्रांजैक्शंस के अंदर टैक्स को कम कर रहे हैं। 3 एंटिटीज हैं, ये पहले बहुत देखने को मिलता था, ये पॉइंट मैं अभी क्लियर करता हूँ आपको। आपके पास 2 या 3 एंटिटीज हैं। एक एंटिटी के अंदर आपकी सेल पहुंच गई 95 लाख रुपीस, एक एंटिटी के अंदर और आपकी सेल पहुंच गई 96 लाख रुपीस, और तीसरी एंटिटी के अंदर आपकी सेल पहुंच गई 97 लाख रुपीस, ठीक है। अब आपको एक 5 लाख रुपए की सेल काटनी है, तो वो पर्सन क्या करता है, वो 5 लाख रुपए की सेल किसी भी एक एंटिटी में नहीं काटता, क्योंकि जैसे ही वो 5 लाख रुपए की सेल किसी भी एक एंटिटी में काटेगा तो उसकी टर्नओवर 1 करोड़ टच कर जाएगी। उसके ऊपर टैक्स ऑडिट का कॉम्प्लायंस भी आ जाएगा, उसके ऊपर और भी कुछ कॉम्प्लायंसेस आ जाएंगे। तो वो क्या करता है, 2 लाख अपनी पहली एंटिटी के अंदर, 1 लाख अपनी अगली एंटिटी के अंदर, 2 लाख अपनी तीसरी एंटिटी के अंदर। तो इससे उसकी सेल 1 करोड़ से नीचे रहती है, और कहीं ना कहीं वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट भी उठा सकता है, और भी कई बेनिफिट्स हैं जो उसको 1 करोड़ से नीचे सेल रखने में बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ पर उसने अपनी सेल को बाइफरकेट कर दिया अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के अंदर। तो ये भी एक मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हिस्सा है, ठीक है दोस्तों। अब कुछ सेल्स करी उसने, अब सेल हो गई टोटल 2 करोड़ 5 लाख रुपए की। 31 मार्च के ऊपर बिजनेस पर्सन ने क्या किया कि उन्होंने अपनी 6 लाख की सेल को सेल रिटर्न दिखा दिया। हालांकि जो जहां पर उन्होंने सेल करी थी वो B2C ट्रांजैक्शन थी, जो सामने वाला पर्सन है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है कस्टमर, वो तो फाइनल कंज्यूमर है। तो इसीलिए इन्होंने 6 लाख रुपए की सेल को वापस दिखा दिया। अब इनकी सेल हो गई 1 करोड़ 99 लाख रुपीस। इस 2 करोड़ के नीचे आने की वजह से एक तो GSTR 9 नहीं भरनी पड़ेगी, जीएसटी की एनुअल रिटर्न नहीं भरनी पड़ेगी, जीएसटी के और कॉम्प्लायंसेस भी कम हो जाएंगे, और इनकम टैक्स के अंदर भी कहीं ना कहीं आपकी 6 लाख रुपए से सेल कम होने की वजह से आपके इनकम टैक्स के ऊपर भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट इनकम टैक्स लायबिलिटी के ऊपर ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों ये भी एक तरीका है, ये तरीका है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को चेंज करने का। आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया उसमें आपने सेल्स को लिखा, सेल्स की फिगर लिखी, आपका ओपनिंग स्टॉक आ रहा है, परचेजेज आ रहा है, उसके बाद आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ रहे हैं, और अब आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है। सेल्स के नीचे आपका क्लोजिंग स्टॉक आ रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट आपका बहुत आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है आपका फॉर एग्जांपल 75 लाख रुपीस, और आपका जो क्लोजिंग स्टॉक रखा हुआ है वो 55 लाख रुपीस रखा हुआ है। तो आपने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट को कम करने के लिए आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को कम कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक जो आपका 55 लाख रुपीस है उसे आपने कर दिया 35 लाख रुपीस।
30 लाख ही कर देते हैं, इसको 25 लाख रुपए कम कर देते हैं। तो जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट था वो आपका 75 से 25 लाख कम होने की वजह से 50 लाख रह गया। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया, तो अब आपका नेट प्रॉफिट भी कम आएगा 25 लाख से, और नेट प्रॉफिट कम आएगा तो आपकी टैक्स लायबिलिटी भी कम बनेगी। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक का सप्रेशन हुआ, या फिर इस केस को अगर हम उल्टा करें, हमें प्रॉफिट को बढ़ाना था क्योंकि प्रॉफिट हमारा कम आ रहा था, तो हमने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को बढ़ा लिया। और इसकी वैल्यूएशन जो होती है वो थोड़ा सा कंट्रोलेबल होती है, क्योंकि इसके अंदर आपका एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है, तो वहां पर कुछ ना कुछ थोड़ा मैनिपुलेशन करके उस वैल्यू को रीच कर लिया जाता है, जहां पर हम अपने स्टॉक की क्वांटिटीज को उस आइटम के साथ मैच कर लेते हैं। अब आप ये देखिए, अगर हम टैली में डाटा मेंटेन करते हैं, टैली के अंदर जब भी मटेरियल परचेज होता है या ओपनिंग स्टॉक होता है तो एक रेट लिखा जाता है, और जब हमारा सेल होता है तो वो भी एक रेट से सेल होता है कि भाई एक क्वांटिटी है, इस रेट पे गई और ये हमारा सेल हो गया, ये हमारा सेल अमाउंट हो गया। बट जो क्लोजिंग स्टॉक आता है वो हमारा वेटेड एवरेज मेथड से आता है, यानी कि सारे के सारे रेट्स को वो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता है, वैल्यू बनाता है, और उस टोटल वैल्यू को करके उसमें से सेल माइनस करके उसे डिवाइड करता है जितनी भी क्वांटिटीज आपके पास बची है। तो ये हमारा एक एवरेज प्राइस को, एक वेटेड एवरेज मेथड को निकाल लेता है। तो कहीं ना कहीं जो वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की टैली में आ रही है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, तो वैल्यू तो चेंज होनी ही है, बट उसका जो बेसिस है ग्रॉस प्रॉफिट के थ्रू जो हमने बनाया वो बिल्कुल गलत हो जाता है। तो बेटर ये रहता है कि आप अपनी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को स्टॉक रजिस्टर के थ्रू प्रॉपरली मेंटेन करें, उसको प्रॉपरली एनालाइज करें, और कोई ना कोई मैनिपुलेशन इसके अंदर ना लेकर के आए, तब तो आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बिल्कुल ठीक आएगी। अब एक क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है कि सर आप कह रहे हो सेल बढ़ा ली किसी ने, आप कह रहे हो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा लिया, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा लिया, ऐसा क्यों करेंगे लोग, अपना टैक्स लायबिलिटी क्यों बढ़ाएंगे? दोस्तों देखो, ऐसा होता है, आपको बैंक के अंदर ऑडिटेड बैलेंस शीट्स देनी है, आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे आ रही है, आपको ऑडिट कराना ही नहीं है, तो आपने क्या किया, टर्नओवर को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए आपने अपना जो है बैंकिंग लोन सेक्शन कराने के लिए आपने ये डिटेल्स वगैरह को बढ़ा दिया। कई जगहों पर आपको टेंडर भरना है, वहाँ कहते हैं जी आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, आपकी टर्नओवर बन रही थी 4.5 करोड़, आपने 50-60 लाख रुपए की सेल और इसमें बुक कर दी, जो फर्जी सेल है, मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आ जाएगा। आपने अपना प्रॉफिट बढ़ाना था, कहते हैं कि आपका प्रॉफिट इतना होना चाहिए, इतने परसेंटेज का प्रॉफिट होना चाहिए, तभी हम आपको ऑन बोर्ड करेंगे। आपने अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ा ली। तो देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज एंड डिफरेंट बिजनेस पर्सन जिनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को किया जाता है। ये अगर मैं बिजनेस पर्सन की बात कर रहा हूँ, दैट डजंट मीन कि एवरीबॉडी इज डूइंग दिस। कुछ बिजनेस पर्सन ऐसा करते हैं, एंड दीज आर मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। कुछ जानबूझ के करते हैं, कुछ से गलती से हो जाता है। तो मेक श्योर कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस तरह की मिस्टेक्स ना आ रही है। अगर आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।